नमस्कार। आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है, जहां हम 2 से 8 फरवरी 2026 के सप्ताह की कुछ चुनिंदा सुर्खियों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें महाराष्ट्र और मणिपुर की राजनीति है, एक नया केंद्रीय बजट है, स्पेन का एक अजीब प्रतिबंध है और एक ग्रैमी अवार्ड भी है जिसके बारे में सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। बिल्कुल। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि क्या हुआ, बल्कि इन बिखरी हुई खबरों के बीच के कनेक्शन को ढूंढना है। तो चलिए इन खबरों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। तो शुरुआत राजनीति से ही करते हैं। महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर है। सुनेत्रा पवार राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। इसे एक ऐतिहासिक पल की तरह देखा जा रहा है। अजीत पवार के साथ अब राज्य में 2 डिप्टी सीएम हो गए हैं। जी, ये निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक क्षण है, लेकिन यहाँ राजनीति की परतें भी समझनी जरूरी हैं। मतलब ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महाराष्ट्र की जो जटिल गठबंधन राजनीति है ना, उसका एक जीता जागता उदाहरण भी है। 2 उप मुख्यमंत्रियों का होना एक तरह से सत्ता में संतुलन साधने की कोशिश है, जहां हर गुट को खुश रखना जरूरी होता है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि आज की राजनीति में एक पद सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक ताकत का प्रतीक भी है। और ऐसा ही एक संतुलन साधने का प्रयास हमें मणिपुर में भी दिखा। युमनाम खेमचंद सिंह, जो मेती समुदाय से हैं, उन्होंने एन बीरेन सिंह की जगह लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन दिलचस्प बात उनके 2 उप मुख्यमंत्रियों के चयन में है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। एक हैं नेमचा किपकेन, जो राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम हैं और कुकी समुदाय से आती हैं, और दूसरे हैं एल्दिखो, जो नागा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये महज एक कैबिनेट का गठन नहीं है। ये मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में शांति और स्थिरता के लिए खेला गया एक बहुत ही सोचा समझा राजनीतिक दांव है। कैसे? देखिए, मुख्यमंत्री मेइती समुदाय से, जो वहां बहुसंख्यक हैं, जी। लेकिन एक डिप्यूटी सीएम कुकी समुदाय से और दूसरा नागा समुदाय से चुनकर सरकार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सत्ता में सभी प्रमुख जातीय समूहों की हिस्सेदारी है। ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है, खासकर हाल के जातीय तनाव को देखते हुए। सही। तो ये नियुक्तियां महज पद नहीं, बल्कि भरोसे की एक पहल हैं। और राज्यों से जुड़ा एक और मुद्दा है जो दशकों से तनाव का कारण रहा है, पेन्नयार नदी जल विवाद। ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का संघर्ष है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक विवाद न्यायाधिकरण, मतलब एक डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाने का आदेश दिया है। भारत में अंतर्राज्यीय जल विवाद असल में हमारे संघीय ढांचे का सबसे बड़ा इम्तिहान होते हैं। ये मामला सिर्फ पानी के बंटवारे का नहीं है। सोचिए, ये नदी कर्नाटक के नंदी हिल से निकलकर तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोनों राज्यों के लाखों किसानों की रोजी रोटी, शहरों की पानी की सप्लाई, सब कुछ इससे जुड़ा है। तो ये ट्रिब्यूनल का गठन एक बड़ा कदम है। ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन हमें ये समझना होगा कि ये विवाद अक्सर पानी से ज्यादा राजनीति, क्षेत्रीय पहचान और राज्यों के अधिकारों की लड़ाई बन जाते हैं। ये इस बात का संकेत भी है कि आने वाले समय में पानी भारत में नया तेल बनने जा रहा है। बिल्कुल। और अब पानी से पैसे की तरफ आते हैं। इस हफ्ते की सबसे बड़ी आर्थिक खबर रही केंद्रीय बजट 2026-27। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे लगातार 9वीं बार पेश किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बजट का कुल आकार है 53.53 लाख करोड़। हाँ, और ये आंकड़े बहुत बड़े और जटिल लग सकते हैं, तो इन्हें थोड़ा आसान बनाते हैं। जी। बजट की 2 सबसे जरूरी बातें पकड़ते हैं। पहली, राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% है। इसका मतलब क्या हुआ आम भाषा में? इसे ऐसे समझिए, अगर सरकार की कुल आमदनी 100 रुपए है, तो वो खर्च 104.30 रुपए कर रही है। ये जो अतिरिक्त 4 रुपए 30 पैसे हैं, वो उधार लेकर आ रहे हैं। अच्छा। और दूसरी बात, जीडीपी विकास दर का अनुमान 7.4% है। तो सरकार एक तरह से दांव लगा रही है। वो अर्थव्यवस्था में ज्यादा पैसा डालकर उसे रफ्तार देना चाहती है, इस उम्मीद पर कि तेज विकास दर से इतनी कमाई हो जाएगी कि ये उधार चुकाना आसान हो। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ा हिस्सा 7.85 लाख करोड़ रक्षा क्षेत्र को मिला है। इसके बाद जल जीवन मिशन के लिए 67,670 करोड़ और मनरेगा के लिए 95,692 करोड़ हैं, जिसका नाम अब वीबीजी रामजी मिशन है। हाँ, और मनरेगा में काम के दिन भी 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं। इन आवंटनों के पीछे सरकार की प्राथमिकताएं साफ दिखती हैं। रक्षा पर इतना बड़ा खर्च हमारी सीमाओं पर मौजूद सुरक्षा चुनौतियों को दिखाता है। ये एक तरह से हार्ड पावर में निवेश है। और दूसरी तरफ जल जीवन मिशन और मनरेगा पर जोर देना
ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक कल्याण पर फोकस को दर्शाता है। ये सॉफ्ट पावर का एक पहलू है। अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की। इसी बजट पर कई विशेषज्ञ कह रहे थे कि मनरेगा का आवंटन पिछले साल की मांग को देखते हुए शायद अभी भी कम है। इस पर आपका क्या सोचना है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, काम के दिन 100 से 125 करना एक स्वागत योग्य कदम है। हाँ, इससे ग्रामीण मजदूरों को ज्यादा आय मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या 95,692 करोड़ का बजट जमीनी स्तर पर बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए काफी होगा? सरकार यहाँ एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखना है और दूसरी तरफ सामाजिक योजनाओं को भी चलाना है। तो प्राथमिकता घाटे को कम करने पर है। लगता तो यही है। ये बजट दिखाता है कि प्राथमिकता शायद अभी भी घाटे को कम करने पर थोड़ी ज्यादा है। आने वाले महीनों में पता चलेगा कि ये आवंटन पर्याप्त था या नहीं। अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक और खबर ने बहुत ध्यान खींचा है। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट। जी, अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। हाँ, और इसकी एक सिफारिश ने पंजाब में हलचल मचा दी है। आयोग ने पंजाब को मिलने वाला राजस्व घाटा अनुदान बंद करने की सिफारिश की है। ये सिर्फ एक अनुदान बंद करने का मामला नहीं है, ये केंद्र की तरफ से राज्यों को एक बहुत सख्त संदेश है। क्या संदेश? संदेश ये है कि वित्तीय अनुशासन अब पहली प्राथमिकता है और राज्यों को अपनी आर्थिक सेहत खुद सुधारनी होगी, भले ही इसका राजनीतिक असर कुछ भी हो। इस एक फैसले से पंजाब को सालाना करीब 4,800 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो ये केंद्र राज्य संबंधों के लिए एक तनावपूर्ण मुद्दा बन सकता है। बिल्कुल, ये एक तरह की टफ लव वाली नीति है। और नियुक्तियों में एक और सकारात्मक खबर है। निवेदिता दुबे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में सदस्य बनी है। हाँ, और वो एएआई के इतिहास में ये पद संभालने वाली पहली महिला हैं। जी। देखिए, ये कितना दिलचस्प कनेक्शन है। हमने चर्चा की शुरुआत महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री से की, फिर मणिपुर की पहली महिला डिप्टी सीएम की बात की, और अब हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एआई जैसे बड़े संस्थान के बोर्ड में पहली महिला सदस्य की बात कर रहे हैं। हाँ, एक साफ पैटर्न दिख रहा है। बिल्कुल, राजनीति से लेकर प्रशासन तक महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आ रही हैं। और जहां भारत में महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आ रही हैं, वहीं दुनिया के कुछ देश एक अलग तरह की सामाजिक चुनौती से निपट रहे हैं। स्पेन में सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद वो ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल दुनिया के असर को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंता को दिखाता है। ये एक बड़ी बहस है, क्या हमें तकनीक को नियंत्रित करना चाहिए या लोगों को इसके साथ जीना सिखाना चाहिए। तो स्पेन ने नियंत्रण का रास्ता चुना है। हाँ, ये एक बड़ा प्रयोग है और पूरी दुनिया देखेगी कि क्या इस तरह के प्रतिबंध वाकई काम करते हैं या बच्चे इनसे बचने के नए तरीके ढूंढ लेते हैं। इस खबर के ठीक विपरीत भारत एक अलग दिशा में कदम बढ़ा रहा है। भारत ने ब्रिक्स सक्षमता केंद्र यानी ब्रिक्स कॉम्पिटेंसी सेंटर में शामिल होने का फैसला किया है। ये दोनों खबरें एक साथ बहुत दिलचस्प लगती हैं, है ना? एक तरफ स्पेन तकनीक के इस्तेमाल पर रोक लगा रहा है और दूसरी तरफ भारत, ब्राजील, रूस, चीन जैसे देश तकनीक और उद्योग में सहयोग बढ़ाने के लिए एक मंच बना रहे हैं। तो ये सक्षमता केंद्र है क्या? इसे एक तरह का थिंक टैंक और नॉलेज शेयरिंग हब समझिए, जहां ये देश अपनी सबसे अच्छी औद्योगिक तकनीक और व्यापार के तरीके एक दूसरे से साझा करेंगे। अब पर्यावरण की बात करते हैं और यहाँ से कुछ अच्छी खबरें हैं। भारत में 2 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, जिससे कुल संख्या 98 हो गई है। जी। एक है पटना पक्षी अभ्यारण्य, जो मजेदार बात यह है कि पटना में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के एटा में है। ये अक्सर कंफ्यूजन होता है। और दूसरा है गुजरात के कच्छ में छारीधन। रामसर स्थल का दर्जा मिलना किसी भी आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जैसा है। इसका मतलब है कि दुनिया मानती है कि ये जगह पारिस्थितिकी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गुजरात से एक और शानदार खबर है। ये राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में देश में सबसे ऊपर आ गया है। हाँ, भारत की कुल नवीकरणीय क्षमता में गुजरात का योगदान 16.5% है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि देश का 25% रूफटॉप सोलर अकेले गुजरात में है। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर सही नीति, निवेश और राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो क्या किया जा सकता है। ये सिर्फ एक राज्य की सफलता नहीं है, ये दूसरे राज्यों के लिए एक प्लेबुक या एक मॉडल है कि कैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम की जाए। चलिए अब विज्ञान, रक्षा और कुछ सरकारी योजनाओं पर नजर डालते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस था और 2025-27 के लिए इसका विषय है यूनाइटेड बाय यूनिक।
इस थीम का संदेश बहुत गहरा है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात है शीघ्र पहचान यानी अर्ली डिटेक्शन। विज्ञान ने ये साबित किया है कि अगर कैंसर का पता पहले या दूसरे स्टेज में चल जाए तो मरीज के बचने की संभावना 80-90% तक बढ़ जाती है। तो ये जागरूकता अभियान लाखों जिंदगियां बचाने का एक जरिया है। बिल्कुल। रक्षा क्षेत्र में एक्सरसाइज खंजर का 13वां संस्करण असम के मिसामारी में आयोजित किया जा रहा है। ये भारत और किर्गिस्तान के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। जी, और इसका फोकस पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान है। इसका रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। मध्य एशिया में? हाँ, किर्गिस्तान मध्य एशिया में एक ऐसा क्षेत्र जहां चीन, रूस और अन्य वैश्विक शक्तियों की भी गहरी दिलचस्पी है। इस तरह के सैन्य अभ्यास सिर्फ ट्रेनिंग नहीं होते, ये रिश्ते बनाने और उस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराने का एक तरीका है। और अब जमीनी स्तर पर विकास की बात। 2 राज्यों से 2 अलग-अलग मॉडल सामने आए हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू हुई है, जिसका लक्ष्य गांवों में शहरी जैसी सुविधाएं देना है। और दूसरी तरफ पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में त्रिपुरा ने पहला स्थान हासिल किया है। तो ये 2 अलग-अलग मॉडल कैसे हैं? ये विकास के 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों का एक बेहतरीन उदाहरण है। गुजरात का मॉडल हार्डवेयर पर केंद्रित है, सड़कें, नालियां, सोलर लाइट्स। और त्रिपुरा का? त्रिपुरा का मॉडल सॉफ्टवेयर पर केंद्रित है, यानी डेटा और डिजिटल गवर्नेंस। त्रिपुरा ने 100% डेटा भंडारण और सत्यापन हासिल किया है, जिसका मतलब है कि योजनाओं का पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं, इसे ट्रैक करना बहुत आसान हो गया है। तो असल में दोनों का मिश्रण जरूरी है? बिल्कुल, एक आदर्श गांव के विकास के लिए इन दोनों मॉडलों का मिश्रण जरूरी है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में बड़ा उलटफेर हुआ। पुरुषों के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर अपना करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया। इसे टेनिस में एक पीढ़ी के बदलने का साफ संकेत माना जा रहा है। जोकोविच, नडाल और फेडरर के युग के बाद अल्कराज उस नई पीढ़ी के चेहरे के रूप में उभरे हैं। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मेंस डबल्स में 46 साल के रोहन बोपन्ना ने खिताब जीता। हाँ, मैथ्यू एब्डन के साथ। ये भारतीय टेनिस के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। और साथ ही यूकी भांबरी भी एटीपी डबल्स रैंकिंग के टॉप 20 में पहुंच गए हैं। ये दिखाता है कि भारत डबल्स में एक पावर हाउस बनता जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसे पढ़कर मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मतलब दलाई लामा और ग्रैमी अवार्ड, ये दोनों शब्द एक ही वाक्य में कैसे आ सकते हैं? हाँ, ये सच में इस हफ्ते की सबसे अनोखी और शायद सबसे खूबसूरत खबर है। 90 वर्षीय दलाई लामा ने अपने एल्बम इनर वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ ऑडियो बुक, नरेशन और स्टोरी टेलिंग का ग्रैमी पुरस्कार जीता है। कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। कल्पना कीजिए उस अवार्ड सेरेमनी की जहां बड़े-बड़े रॉक स्टार और पॉप सिंगर बैठे हों और स्टेज पर नाम पुकारा जाता है परम पावन दलाई लामा का। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक पुरस्कार है या कुछ और? ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है। ये दिखाता है कि पश्चिम की पॉप कल्चर की दुनिया भी अब माइंडफुलनेस और आंतरिक शांति जैसे कॉन्सेप्ट्स को एक प्रोडक्ट के तौर पर देखने लगी है। दलाई लामा का जीतना इस बात का संकेत है कि आध्यात्मिकता अब एक मुख्यधारा का बिकाऊ उत्पाद बन गया है। ये एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक बदलाव है। और विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा सम्मान भारत से जुड़ा है। भारतीय मूल के वीरभद्रन रामानाथन ने क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 जीता है, जिसे भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। जी, उन्हें ये पुरस्कार सीएफसी गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के बीच के संबंध को खोजने के लिए मिला है। इस खोज के महत्व को हम आज भी महसूस करते हैं। कैसे? मतलब आज हम जो सनस्क्रीन लगा के बिना डरे बाहर निकल पाते हैं या ओजोन परत में हुए छेद के भरने की जो अच्छी खबरें सुनते हैं, उसकी नींव में उनका काम है। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारे फ्रिज और एसी से निकलने वाली गैसें ऊपरी वायुमंडल को तबाह कर रही हैं। तो ये विज्ञान का वो रूप है जो सीधे हमारी जिंदगी को छूता है। बिल्कुल। अब अंत में कुछ छोटी मगर दिलचस्प खबरें। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी के नाम पर कर दिया गया है। जी, उनकी 649वीं जयंती के अवसर पर। और मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में फ्यूगो ज्वालामुखी में एक बड़ा विस्फोट हुआ। फ्यूगो ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखी क्षेत्र है। और खेल और संस्कृति से जुड़ी कुछ और खबरें। प्रो रेसलिंग लीग 7 साल बाद लौटी है।
हाँ, और हरियाणा थंडर्स ने इसे जीता। 17 साल की अनाहत सिंह स्क्वाश की दुनिया में टॉप 20 रैंकिंग में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई बन गई हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और असम के धेमाजी में 10वां मिसिंग युवा महोत्सव मनाया गया। इन 3 खबरों को एक साथ देखिए। ये भारत के बदलते खेल और संस्कृति का एक बेहतरीन स्नैपशॉट है। एक तरफ कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल की वापसी, दूसरी तरफ स्क्वाश जैसे नए खेल में 17 साल की एक लड़की का इतिहास बनाना, और तीसरी तरफ एक स्वदेशी समुदाय का अपनी संस्कृति का जश्न मनाना। जड़ों से जुड़ाव भी और भविष्य की ओर उड़ान भी। बिल्कुल। तो इस सब का क्या मतलब है? जब हम इस पूरे सप्ताह की इन तमाम खबरों को एक साथ रखते हैं तो तस्वीर क्या बनती है? तस्वीर बहुत दिलचस्प बनती है। हमने एक साफ पैटर्न देखा कि कैसे महिलाएं राजनीति से लेकर कॉर्पोरेट बोर्डरूम तक नेतृत्व की भूमिकाओं में आ रही हैं। सही। हमने केंद्र राज्य संबंधों में तनाव जैसे पंजाब, अनुदान और सहयोग जैसे गुजरात त्रिपुरा के विकास मॉडल दोनों को एक साथ देखा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की दोहरी रणनीति साफ दिखती है। एक तरफ हार्ड पावर के जरिए रणनीतिक साझेदारी जैसे ब्रिक्स और खंजर अभ्यास, और दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर के जरिए दुनिया में अपनी सांस्कृतिक और बौद्धिक छाप छोड़ना, जैसे दलाई लामा का ग्रैमी और रामनाथन का पुरस्कार। बिल्कुल। तो एक विचार के साथ हम श्रोताओं को छोड़ सकते हैं, वो ये है, जब हम अलग-अलग स्रोतों से आने वाली जानकारी को जोड़ते हैं तो क्या हम केवल घटनाओं को देख रहे हैं, या हम एक राष्ट्र के रूप में भारत के विकास की बड़ी कहानी के अलग-अलग अध्यायों को पढ़ रहे हैं? इन सभी खबरों में, चाहे वो एक नया बजट हो, एक जल विवाद हो या एक ग्रैमी पुरस्कार, एक ऐसे भारत की झलक मिलती है जो तेजी से बदल रहा है, जिसमें कई अंतर्विरोध हैं, तनाव है, लेकिन साथ ही अपार संभावनाएं और ऊर्जा भी है। सोचने वाली बात है ना?